ओके सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्मुलेशन क्या होता है। बेसिकली इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं और उसके अंदर कौन से टाइप के एक्सिपिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जा सकते हैं जिसे एक लेक्चर में तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन हम उसमें से मोस्टली जो हमारे सिलेबस में है उनको कवर करते हुए चलेंगे। ये हमारी जो सीरीज़ है टैबलेट, उसकी दूसरी वीडियो है, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले जाके देखिए। उसमें हमने समझाया है कि टाइप्स ऑफ टैबलेट क्या होते हैं, उसमें डिटेल में बताया गया है एक एक टैबलेट का रोल क्या होता है, उसे बनाया कैसे जाता है, इन द सेंस कि उसका रोल बताया गया है और कैसे एक स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं जो टैबलेट को डिफ्रेंशिएट करते हैं वो बताया गया है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ लिख रखा है, बेसिक चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। कि पहले तो बता रखा है यहाँ पे कि नॉर्मल जो ओरल टैबलेट्स होते हैं जिसे कन्वेंशनल टैबलेट भी कहते हैं, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक अपना होता है एपीआई और दूसरा होता है नॉन एपीआई। अभी हमें जो आज की वीडियो में पढ़ना है वो है नॉन एपीआई। सूटिक्स में हम लोग एपीआई तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नॉन एपीआई हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे ही हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। एक्सिपिएंट्स वाइड रेंज में अवेलेबल हैं, बट उनका जो यूज़ होता है फॉर्मुलेशन में वो काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में होता है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करो। अब क्यों लिमिटेड होता है, उसके 3 रीजंस है जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे साफ साफ लिख रखा है। सबसे पहला है उनका कोस्ट। सबसे पहली क्राइटेरिया हमें ये देखनी पड़ती है कि टैबलेट के कोस्ट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। समझो बात को, कि कोई भी टैबलेट, कोई भी फॉर्मुलेशन हम लोग बना रहे हैं, टैबलेट ही नहीं कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, तो उसे कोस्ट एफिशिएंट हमें बनाना ही होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट उसका हमारी मार्केट पे असर पड़ने वाला है। दूसरा जो फैक्टर है जो कि कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ एक्सिपिएंट को, वो है उसकी अवेलेबिलिटी, कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है। समझ लो कोई ऐसा एक्सिपिएंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल ही बहुत कम है, उसका प्रोडक्शन ही बहुत कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। मतलब अवेलेबिलिटी कम हुई, सप्लाई कम है, तो समझो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, तो उसका कॉस्ट भी बढ़ ही जाने वाला है। तो थर्ड चीज़ है वो है सेफ्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और ये सेफ्टी कैसे पता चलेगा कि ये सेफ है कि नहीं है, वो पता चलेगा WHO गाइडलाइन के थ्रू। ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मुझे लगा कि बताना चाहिए। हमारे जो मेन टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे, डायलुएंट, डिसइंटीग्रेंट, कभी ना कभी आपने नाम सुन रखा होगा, या तो कॉलेज में, या तो कोई फ्रेंड से, या तो आपने कोई बुक पढ़ी होगी, तो उसमें उस पर आने से पहले ये थोड़ा देखना जरूरी था। अभी समझो कि एक जो हमारी एक्सिपिएंट्स है उसमें क्या ऐसे चीज़ें, क्या ऐसी खासियत, क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उसको कैपेबल बनाती है फॉर बीइंग अ एक्सिपिएंट। समझो, जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, अभी उसके अंदर मैं बोलता हूँ, आपको समझना है खाली। समझो कि सबसे पहला तो जो एक्सिपिएंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए एपीआई के साथ। समझ लो हमारा जो एक्सिपिएंट है वो एपीआई के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही नहीं मिलेगा ना। हमारा एपीआई इंटैक्टली हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहिए, रिसेप्टर के साथ बाइंड होना चाहिए। ये हमारा सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है, प्रायोरिटी हमारी यही होती है। और एक्सिपिएंट हम लोग यूज़ क्यों करते हैं ये मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता रखा था, कि जो हमारा एपीआई है उससे रिसेप्टर तक पहुंचाने का काम, जो फार्माकोकाइनेटिक का काम होता है, वो हमारा फॉर्मुलेशन ही करता है। और फॉर्मुलेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग जो फैक्टर्स हैं वो आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं, वो हैं एक्सिपिएंट्स। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को आगे मत देखिए, इसके पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसमें बहुत सारी बातें मैंने बता रखी हैं, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि वो इनर्ट होना चाहिए, मतलब रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि उसके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं दूँ तो अपना कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ एक्सिपिएंट, मतलब टैबलेट बनाने में एक्सिपिएंट का यूज़ कर रहे हैं, और वो कोई कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल हुआ, मैं कोई देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि अपने कोई नेचुरल गम्स हुआ, अकेशिया हुआ, ट्रैगाकैंथ हुआ, ये सब का मेजर डिसएडवांटेज है कि इनके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ है वो कम होगी। इनडायरेक्टली क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ, जो एपीआई है, वो इंटैक्टली नहीं रह पाएगा, उसकी एक्सपायरी जल्दी हो जाएगी, या तो प्रोडक्ट ही डिग्रेड हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो एक्सिपिएंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ वो उसमें होने ही चाहिए, और होते भी हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये कलर कंपैटिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हमारा जो मेन एपीआई है उसका कलर उसका कलर, समझ लो एपीआई का कोई स्पेसिफिक कलर है और जो हम लोगों ने एक्सिपिएंट्स यूज़ किया उसका कोई डिफरेंट कलर है। तो
समझ लो कि उसका जो लुक है, जो एलिगेंस है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा टैबलेट का। एपीआई का अलग कलर है, एक्सीपिएंट का अलग कलर है, मतलब कलर इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। समझो, फिजिकल इंटरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा था कि इकोनॉमिकल होगा तो ही उसको लार्ज स्केल पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन। ये कुछ बातें थी जिसके बारे में मैंने बताया। और भी एक दो चीज़ें हैं। हाँ, एक और बात जो कि इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे एक्सीपिएंट्स हैं, वो जो हमारा एपीआई है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को ऊपर कोई भी डिलीटीरियस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब समझ लो कि हमारी कोई ड्रग है जिसकी बायोअवेलेबिलिटी है 90%। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है वो मैंने पहले लेक्चर में बता रखा था ब्रीफ में। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि जो भी हमारी ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी, समझ लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 70% है, और हमने फिर उसका टैबलेट बनाया और उसकी बायोअवेलेबिलिटी घट के हो जा रही है 40%, तो ऐसे एक्सीपिएंट्स बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। ऐसे एक्सीपिएंट्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हाँ, बहुत ज़्यादा डिलीटीरियस इफेक्ट बायोअवेलेबिलिटी पे नहीं आना चाहिए एक्टिव फार्मास एपीआई के। ओके, तो एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से टाइप के मेजर जो एक्सीपिएंट्स है जो कि टैबलेट में, स्पेसिफिकली टैबलेट में यूज़ होते हैं। जब हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें कौन से एक्सीपिएंट यूज़ होते हैं उसमें भी देखेंगे। उसके बाद जब हम लोग पैरेंटल्स पढ़ेंगे, ऐसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे, सस्पेंशन इमल्शन, उसमें भी देखेंगे एक्सीपिएंट्स। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ बात होगी कि टैबलेट में कौन से एक्सीपिएंट्स हैं। एग्जैक्ट जो मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ वो अब बताऊंगा मैं। अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अभी तक सिर्फ माहौल क्रिएट हो रहा था कि हाँ हमें पढ़ना क्या है। अब तक तुम लोगों को बहुत कुछ नहीं समझ में आया, तो थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि हाँ हम पढ़ने क्या वाले हैं और अब तक पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहला जो एक्सीपिएंट है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जब टैबलेट बनाने समय उसको ऐड भी करते हैं, वो है हमारा डाइल्यूएंट। ये आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, अगर नहीं भी सुन रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको पूरा समझ आ जाने वाला है। सबसे पहला है अपना डाइल्यूएंट। मोस्टली मैं 4 से 5 टाइप के एक्सीपिएंट बताऊंगा और सबके टाइप्स भी बताऊंगा, उन काम कैसे करते हैं, क्यों काम में लिया जाता है, रोल क्या है, उसके साइड इफेक्ट कुछ हैं, उसके अंदर के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के कुछ अंदर की चीज़ें भी बताऊंगा जो कि जाननी जरूरी है। समझो, दूसरा हमारा जो है वो होता है सॉरी, बाइंडर। थर्ड जो है हमारा डिसइंटीग्रेंट। समझो, जैसा नाम है वैसा इन सब का काम भी है। अभी मैं जब ये पूरे लिखने के बाद आपको बता रहा हूँ तो हाँ आप रिलेट करोगे कि हाँ इनका नाम जैसा रखा गया है वैसे ये फंक्शन भी करते हैं। ये 3 मेन हैं, आगे कुछ और भी हैं जैसे कि कलरिंग एजेंट्स हुए, स्वीटनर्स हुए, फ्लेवरिंग एजेंट हुए, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। और भी 3 हैं जिनका मैं नाम अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, ये तीनों को एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनका फंक्शन भी एक ही होता है, डिफरेंस होता है कि हम इसे यूज़ कहाँ कर रहे हैं, और जो इनके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं वो भी अलग अलग हैं। कुछ तरीके से बताऊंगा जब इसे पढ़ाऊंगा तो। ग्लाइडेंट, और तीसरा है हमारा एंटी एडहेरेंट। एडहेरेंट, ओके गया। चलो, तो ये 4 हम लोग मेनली कवर कर रहे होंगे इस लेक्चर में। वीडियो हमेशा की तरह लंबी होने वाली है, लेकिन हर एक चीज़ कवर करेंगे हम लोग, थियोरेटिकली भी और एमसीक्यू के लिए भी। समझो, सबसे पहले डाइल्यूएंट क्या होता है। डाइल्यूएंट मतलब नाम से पता चलता है कि ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस है, आइदर नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, जिसे हम लोग यूज़ कर रहे हो टू मेक द एपीआई कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल से मेरे कहने का क्या मतलब है वो समझो। जिसे पता है वो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर सकता है या तो 2x पे देख सकता है। जब भी हम लोग पाउडर लेते हैं टैबलेट बनाने का, मैंने एक ओवरव्यू ब्रीफ में थोड़ा बताया था। जब भी पाउडर लेंगे तो पाउडर का क्या करेंगे, ग्रैन्यूल्स बनाएंगे। ग्रैन्यूल्स बनाने के 3 मेथड मैंने बताए होंगे शायद, वेट ग्रेन्यूलेशन, ड्राई ग्रेन्यूलेशन और डायरेक्ट कॉम्पैक्शन। ग्रेन्यूलेशन बनाए और उसके बाद हमने फिर क्या बनाया था, इसका डायरेक्ट टैबलेट बनाया था। और ये जो टैबलेट बनाते हैं इसे पंचिंग मशीन बनाते हैं, और वो जो पंचिंग मशीन होती है उसका मेन बेसिक प्रिंसिपल होता है कंप्रेशन का। मतलब वो क्या करती है कि जो ग्रैन्यूल्स हैं उसे कंप्रेस कर देती है और फिर हमारा टैबलेट तैयार हो जाता है। ये आता है हमारा ग्रैन्यूलेशन मेथड के थ्रू।
मतलब कि वेट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन। अब समझो कि डायरेक्ट कंपैक्शन मेथड से भी ये बनाया जा सकता है, मतलब ये जो हमारा पाउडर है इसे डायरेक्टली ही अगर पंच मशीन में कंप्रेस कर दिया जाए तो डायरेक्ट ये टैबलेट बन सकता है। दोनों मेथड अलग अलग हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अलग हैं, इसे परफॉर्म कर एग्जीक्यूट करने का क्राइटेरिया भी अलग अलग है, वो बात करेंगे। और वो क्राइटेरिया डिसाइड कौन करता है? एक्सिपिएंट। समझो, अब मैं ऐसा बोलना चाहता था कि समझ लो कोई हमारा एपीआई है, फॉर एग्जाम समझ लो, बिना कोई भी एपीआई ले लो जो आपको पता हो, कोई भी ऐसा मार्केट में आपने एपीआई देख रखा हो, विटामिन हो, एंटीमाइक्रोबियल हो, कोई भी ड्रग हो, एसिक्लोफिनेक हो, समझ लो उसका डोज है 50 mg। समझ लो कोई एक ड्रग है अपना एटोरवास्टेटिन है, उसकी मैंने बोल दिया डोज 15 mg है। अब ये क्या 15 mg को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वांटिटी ही बहुत छोटी है। तो हम लोग उसमें क्या यूज़ करेंगे? डाइल्यूएंट यूज़ कर रहे होंगे। डाइल्यूएंट से क्या करेगा कि ये जो 15 mg है इसको बल्क करेगा, मतलब टैबलेट फॉर्म करने के लिए एक बल्क प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बल्किंग एजेंट। बल्किंग एजेंट भी बोलते हैं या तो फिलिंग एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक फिलर की तरह प्रोवाइड कर रहा है। इससे इसीलिए तो मैं बोल रहा था ऐसा कि टैबलेट को कंप्रेसिबल बनाता है। जब बहुत ही छोटा एपीआई रहेगा तो क्या उसे डायरेक्ट कंप्रेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसका कोई रूल नहीं है, कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी नहीं है, कोई एक्सिपेंट का नहीं होता, बस इसका काम ही इतना है कि टैबलेट को कंप्रेसिबल बना रहा है, मतलब एज अ व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है, इसको व्हीकल भी बोलते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सेकेंड है हमारा बाइंडर। समझ लो कि इसको कंप्रेस करने लायक तो बना दिया गया है, मतलब इसको एक वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम दे दिया गया है। समझ लो इतना छोटा एपीआई था, वो इतना बड़ा हो गया है डाइल्यूएंट की हेल्प से। लेकिन अब उसको कंप्रेस भी तो करना पड़ेगा। ऐसे कंप्रेस कर देंगे तो हो सकता है कि वो एक टैबलेट फॉर्म में ना आए, मतलब सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से एडहेयर ना हो। समझो, तो वो काम कौन करवाएगा? बाइंडर। बाइंडर डालते ही पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, जो कि उन दोनों को स्टिक करने में हेल्प करेगा। और बाइंडर का अमाउंट कितना डालना है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, जो कि आगे बताऊंगा वो कैसे हमारे बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। बाइंडर हम लोग स्पेसिफिक क्वांटिटी में डालेंगे तो जाके फिर उसको पंचिंग मशीन के थ्रू कंप्रेशन करेंगे तो हमारा टैबलेट बनेगा। अब उसके बाद हमारा तीसरा आता है डिसइंटीग्रेंट। अब समझ लो बाइंडर हमने डाल दिया है, टैबलेट बन भी गया है, लेकिन अब टैबलेट को स्वॉलो करने के बाद वो गैस्ट्रो ट्रैक में वो ब्रेकडाउन भी तो होना चाहिए, उसका डिसइंटीग्रेशन भी तो होना चाहिए, तो ही जाके सॉल्युबिलिटी मिलेगी ना, तो ही तो एब्जॉर्ब होगा। और उसको ब्रेकडाउन करवाने का काम कौन करवाता है? डिसइंटीग्रेट करवाने का काम वो है हमारा डिसइंटीग्रेंट। ये क्या करवाएगा? टैबलेट को डिसइंटीग्रेट। सबसे पहले हमने टैबलेट को कंप्रेस होने लायक बनाया, वो किसके थ्रू बनाया? डाइल्यूएंट। इसने क्या किया? जो बहुत ही छोटा एपीआई था उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता और डायरेक्ट एपीआई नहीं खाया जा सकता, इसलिए हमने उसको बल्क को इंक्रीज किया। फिर क्या किया हमने? बाइंडर डाला। बाइंडर क्या करता है कि जो भी बल्क इंक्रीज किया, अभी तो है तो पाउडर फॉर्म में ही ना, भले से उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, फिर वो पाउडर को कंप्रेस किया तो बाइंडर डाला तो हाँ वो कंप्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा क्या किया? डिसइंटीग्रेट। एक बार बाइंड तो कर दिया, लेकिन अब वो स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट, टूटना भी तो चाहिए, ब्रेकडाउन भी तो होना चाहिए, तो वो डिसइंटीग्रेंट डाला। वो क्या करेगा? डिसइंटीग्रेट करेगा हमारे टैबलेट को। फिर आते हैं हमारे लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, एंटीहेडेंट। तीनों का फंक्शन एक ही जैसा है, लेकिन जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों के बाद तो बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ये तीनों क्या करते हैं कि जो टैबलेट, जो ग्रैन्यूल्स हैं हमारे, अभी टैबलेट नहीं बनाए, ये कब कब यूज़ किए जाते हैं? जब पूरा मिक्सचर हमारा रेडी है और ये टैबलेट मशीन में जाने ही वाले हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हमारे ग्लाइडेंट को ऐड करते हैं, लुब्रिकेंट को, या फिर एंटी एडहेरेंट भी बोल सकते हैं। और ये क्या करेगा? जो पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको कम करता है, जिसके कारण क्या होगा कि जो हमारे ग्रैन्यूल्स हैं या तो पाउडर हैं, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे डाइल्यूएंट के बारे में। मैंने बोर्ड के ऊपर जितनी भी डाइल्यूएंट की डिटेल है वो सब लिख रखी है, और एक एग्जांपल भी लिख रखा है, लैक्टोज, जो कि सबसे मोस्टली वाइडली यूज़ किए जाने वाला हमारा डाइल्यूएंट है। बट इसमें एक मेजर प्रॉब्लम भी आती है, ये ड्रग्स के साथ रिएक्ट करता है, कुछ ड्रग के साथ बताऊंगा कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम भी है वो भी बताऊंगा मैं। बट सबसे पहले देखते हैं बोर्ड पे लिखा क्या है। देखो, डाइल्यूएंट जो है उसे हम फिलर भी कहते हैं, व्हीकल भी कहते हैं। मैंने बताया था फिलर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक
कम टैबलेट को हमारे कंप्रेसिबल बनाता है, फिलिंग करता है, उसे वेहिकल भी कहते हैं क्योंकि ईपीआई के लिए एक वेहिकल का काम करता है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है इट इंक्रीजेज द बल्क ऑफ द टैबलेट। टैबलेट का जो बल्क है वो मेंटेन कौन करता है, मेन पूरे टैबलेट का 90% मास जो है वो डाइल्यूएंट ऑक्यूपाई कर रहा होगा, टैबलेट को कंप्रेसिबल ही बना रहा होगा टू मेक इट कंप्रेसिबल। अब एक और बात, जो टैबलेट का साइज़ है वो कितना होना चाहिए, टैबलेट का साइज़ डिटरमाइन कौन करेगा, यही डिटरमाइन करेगा। तो डाइल्यूएंट कितना यूज़ करना चाहिए जिससे टैबलेट का साइज़ रेंज रहे 3/16 से लेके 1/2 इंच। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है वो इंच में लिखी हुई है, ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंच। अब समझो, अगर 3/16 से कम हुआ साइज़ मतलब डाइल्यूएंट कम यूज़ हुआ तो टैबलेट इतना छोटा बन जाएगा कि उसे हैंडलिंग करने में ही दिक्कत होगी। उसे पैक ही नहीं, पैक तो कर भी देंगे लेकिन फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे। सोचो बहुत ही छोटी टैबलेट बन गई तो क्या आप उसे पैकेट में से निकाल के फिर उसको क्या आप एडमिनिस्टर कर पाओगे, निगल पाओगे, नहीं निगल पाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है एक बंदा निगल भी ले, हर कोई नहीं निकल सकता। दूसरा, अगर हाफ इंच, आधी इंच से टैबलेट बड़ी हो जाती है, आप खुद इमेजिन कर लो कि टैबलेट का साइज़ कितनी बड़ी है, तो टैबलेट इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसे एडमिनिस्टर ही नहीं किया जा सकता ओरली, उसे स्वॉलो ही नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए रेंज। अब समझते हैं कि लैक्टोज के बारे में समझते हैं। सबसे मोस्ट वाइडली यूज़ किए जाने वाला हमारा डाइल्यूएंट है, लेकिन उसके अंदर एक रिएक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, एमसीक्यू एग्जाम में, जीपेट में इससे कई बार क्वेश्चन आया है मेलार्ड रिएक्शन को लेकर। समझो मेलार्ड रिएक्शन होता क्या है, हमारे जितने भी अमाइन ग्रुप कंटेनिंग ड्रग्स हैं, अगर उसमें लैक्टोज डाइल्यूएंट एज अ डाइल्यूएंट यूज़ किया जाता है तो जो लैक्टोज है वो अमाइन ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। फिर जब हम उसमें लुब्रिकेंट जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो भी टैबलेट का कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। कलर के अंदर या तो डिसअपीयर हो जाएगा या तो कलर के अंदर कुछ इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी, जिसके कारण जो टैबलेट है वो हमारा जो टैबलेट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और ये होता है मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन कौन से टाइप के टैबलेट में होगा, उस टाइप के टैबलेट में जिसका जो मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल, रिपीट कर रहा हूँ, जो मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसमें अमाइन ग्रुप हो। लिख के दिखाता हूँ, देखो ये हमारा है लैक्टोज, समझो ये लैक्टोज है और ये हमारा रिएक्ट करता है एपीआई। एपीआई के साथ क्या है, अमाइन ग्रुप है, ये एपीआई के साथ अमाइन ग्रुप है। अभी समझो अमाइन ग्रुप जो होगा वो लैक्टोज के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा, मेलार्ड रिएक्शन शो करेगा। इसी को बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन में क्या होगा, जो भी हमारा मेन लॉस ऑफ कलर, लॉस ऑफ कलर, वो भी कलर का लॉस किसका होगा, एपीआई का। वो भी कब लॉस होगा, जैसे जब हम लुब्रिकेंट इसमें डालेंगे तब। लुब्रिकेंट जैसे ही डालेंगे जैसे ही लॉस ऑफ कलर हो जाएगा एपीआई का। इसीलिए लैक्टोज जो हमारा है वो कभी भी यूज़ नहीं करते अमाइन ग्रुप वाले एपीआई के साथ। अभी समझो लैक्टोज के अंदर में मार्केट में 3 टाइप के लैक्टोज हैं। सब टाइप के लैक्टोज जो हैं वो हमारे मेलार्ड रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तीनों टाइप के नाम देखते हैं, बोर्ड पे मैंने लिख रखा है। सबसे पहला टाइप है अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, दूसरा जो टाइप है बीटा एनहाइड्रस लैक्टोज, और तीसरा जो हमारा टाइप है उसे बोलते हैं स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। समझो तीनों में डिफरेंस है, तीनों की प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली अलग है, तीनों हैं तो लैक्टोज हैं। जो अल्फ़ा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट है, पहले ये दोनों की बातें करते हैं फिर इसकी बात करेंगे। इसके बारे में अभी इतना समझो कि जो स्प्रे ड्राइड लैक्टोज है वो ये दोनों के मिक्सचर से बनाया गया है और इसकी एक स्पेशल एबिलिटी है। सबसे पहले ये देखो अल्फ़ा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, इसमें मॉइस्चर कितना है याद रखना एमसीक्यूज़ के लिए, 5% मॉइस्चर, इसीलिए इसको वेट ग्रेन्युलेशन में यूज़ करते हैं। मैं बताऊंगा ग्रेन्युलेशन के आगे पढ़ेंगे, 2 टेक्निक होती हैं,
बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये वर्ड्स आपको याद रहे। वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, और एक मेथड आता है डायरेक्ट कंप्रेशन। उसमें ये ऐसा करते हैं कि जो हमारी पाउडर है उसको डायरेक्टली कंप्रेस कर देते हैं टैबलेट में, जबकि ये जो वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन है इसमें पाउडर को बनाते हैं पहले ग्रेन्यूल्स, उसके बाद उसको टैबलेट बनाते हैं। इसमें जो हमारा मॉइस्चर है 5% है, और ये वाला जो लैक्टोज है इसमें मॉइस्चर है 0.55%, इसलिए इसको ड्राई ग्रेनुलेशन में ऐड करेंगे। ऐसे भी इसको याद कैसे रखना है मैं ये बता रहा हूँ। मोस्टली मैंने उन पॉइंट्स को रखा है जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग बनाती है। मोस्टली एमसीक्यूज एग्जाम में भी यही आता है और थियरी एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं। इतना भी डिटेल में थियरी एग्जाम में ना लिखो तो भी ठीक है, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब याद होना चाहिए, और याद नहीं तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इंडस्ट्री में हम लोग किस लेवल तक यूज़ करते हैं लैक्टोज को। समझो, ये इसके नाम में ही लगा है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो वाटर को अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट कब करेगी? जब उसके अंदर पहले से ही वाटर कम है, मतलब वो एनहाइड्रस स्टेज में है। इसलिए देखो बहुत ही कम, आधा % ही पानी है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर 5% मॉइस्चर है। इस अब देखो मॉइस्चर ज़्यादा है इसलिए इसकी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी है, इतना याद हो गया। पहले वाले में मॉइस्चर ज़्यादा, दूसरा वाला एनहाइड्रस लैक्टोज है तो मॉइस्चर कम। अब इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है इसलिए इसकी फ्लो प्रॉपर्टी पुअर है। मॉइस्चर ज़्यादा है इसलिए वेट ग्रेनुलेशन में यूज़ कर रहे हैं, इसको वेट में यूज़ कर रहे हैं तो इसका मॉइस्चर तो कम है, तो इसको ड्राई ग्रेनुलेशन में यूज़ करेंगे। अब समझो, इसका जो मार्केटेड प्रिपरेशन है उसका नाम है DCl30। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। सेम वैसे ही जो ये है स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, इसमें मॉइस्चर है 3%, क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन का है तो इंटरमीडिएट ही रहेगा मॉइस्चर, इसलिए 3% है। इसका जो मार्केटेड प्रिपरेशन है उसका नाम है जिपारॉक्स। ओके, पहले वाले का DCl30, इसका है जिपारॉक्स। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हर टाइप का लैक्टोज मेलार्ड रिएक्शन शो नहीं करता है, तो ऑब्वियसली हम यूज़ भी उसे ही करेंगे। तो कौन सा है वो लैक्टोज? वो है हमारा बीटा एनहाइड्रस लैक्टोज। इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मेलार्ड रिएक्शन शो नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगा रखा है। ओके, फिर अब इसके बारे में हमने देख लिया, ऑलमोस्ट शायद ये आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि मैंने कंपैरिजन करके आपको बता दिया। अभी जो स्प्रे ड्राइड लैक्टोज है ये हमारा होता है डायरेक्टली कंप्रेसिबल लैक्टोज। अब समझो, मैंने बताया था कि वेट ग्रेनुलेशन मेथड होता है टैबलेट बनाने का, ड्राई ग्रेनुलेशन होता है और डायरेक्ट कंप्रेशन होता है। तो डायरेक्ट कंप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, पाउडर लेते हैं, उसमें एक्सिपिएंट्स डालेंगे, फिर पंचिंग मशीन में डायरेक्ट उसको प्रेस करके कंप्रेस कर देंगे। तो अगर इस प्रोसेस को फॉलो करना है, इस प्रोसेस को अगर फॉलो करवाना है तो उसमें हम लोग स्प्रे ड्राइड लैक्टोज को एज ए डाइल्यूएंट यूज़ करेंगे तो ही वो डायरेक्ट कंप्रेसिबल हो पाएगा। तो इसमें एक ही एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, और भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, जैसे कि इसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। याद रखो, इसमें फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं थी क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा था। इसकी फ्लो इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं। एक दो बातें और हैं इसके बारे में, इसके अंदर लुब्रिकेंट की भी प्रॉपर्टी है, मतलब जो ये पाउडर रहेगा, पाउडर के अंदर इसको डालेंगे तो पाउडर अपने आप में स्टिक नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर का जो फ्रिक्शन है ये खुद ही कम कर रहा होगा। 2-3 प्रॉपर्टी है। एक, सबसे पहला तो डाइल्यूएंट की तरह काम कर रहा है, दूसरा डायरेक्टली कंप्रेसिबल है ये खुद, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन के थ्रू बना सकते हैं टैबलेट। तीसरा कौन सा था कि इसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है। चौथा कौन सा था कि एज अ लुब्रिकेंट भी काम करता है। और पांचवा इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो है एज अ डिसइंटीग्रेंट भी यूज़ होता है। मतलब एक ही, इससे हमें क्या समझ आता है कि एक ही हमारा जो केमिकल है, एक ही हमारा जो एक्सिपिएंट है वो कई सारे एक्सिपिएंट का रोल कर रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि लैक्टोज है वो एज अ डाइल्यूएंट भी यूज़ हुआ, एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ हुआ, एज अ डिसइंटीग्रेंट भी यूज़ हुआ। ऐसे ही स्टार्च भी है, एज अ बाइंडर भी यूज़ हो रहा होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि स्टार्च कैसे अपना हमारा डाइल्यूएंट भी है, तो वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं। वो उनके क्वांटिटी के अनुसार से हम कितना क्वांटिटी डालेंगे तो एज अ डाइल्यूएंट यूज़ करेंगे, कितने क्वांटिटी में अगर उसको यूज़ करते हैं तो एज अ हमारा डिसइंटीग्रेंट काम करेगा, उससे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि आगे देखेंगे। ये हमने लैक्टोज के बारे में देख लिया। उसके बाद देखते हैं सेकंड कौन सा मोस्ट वाइडली यूज़ होता है। वो हमारे होते हैं कैल्शियम के सॉल्ट्स, जिनका नाम है कैल्शियम डाइफॉस्फेट एंड डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। देखते हैं उसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बात करेंगे सबके बारे में। डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट
कैल्शियम सॉल्ट। ओके, तो ये कैल्शियम सॉल्ट के अंदर आता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं DCP, DCP भी इसको बोलते हैं, डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। अभी इसमें हमारा कैसा रहता है, या फिर कैल्शियम सल्फेट एक और होता है, एंड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ये दो हैं हमारे कैल्शियम सॉल्ट के अंदर, डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट। ये दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ डाइल्यूएंट। अभी जैसे कि पहले वाले लैक्टोज में मेलार्ड रिएक्शन हो रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा टेट्रासाइक्लिन के साथ रिएक्शन। जब भी टेट्रासाइक्लिन हमारा API रहेगा तो उसमें हम लोग डाइल्यूएंट कौन सा नहीं यूज़ करेंगे, कैल्शियम सॉल्ट नहीं यूज़ करेंगे। उसमें कौन सा API था लैक्टोज में, लैक्टोज में था हमारा कोई भी अमाइन ग्रुप कंटेनिंग ड्रग, उसके साथ यूज़ करते तो मेलार्ड रिएक्शन दे रहा था, मतलब लॉस ऑफ कलर हो जा रहा था। इसमें क्या होगा जब हम लोग जैसे ही कैल्शियम फॉस्फेट या फिर DCP यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन ड्रग के साथ बाइंड हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, कि हम सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारे GI मेम्ब्रेन के थ्रू परमिएट नहीं हो पाएगा, और उसका परमिएशन नहीं मतलब उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा अक्रॉस द GI मेम्ब्रेन, तो क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाता है, और फिर हमारा क्या होगा, ड्रग प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फिर वो अवेलेबल नहीं रहेगा एट द साइड ऑफ रिसेप्टर। ओके, तो इसमें कुछ और बातें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। इसके अंदर पहले से मॉइस्चर कितना प्रेजेंट होता है वो बताता हूँ। दरअसल कितना मॉइस्चर है इसके अंदर वो जानना जरूरी नहीं है, वो इसके अंदर जानना जरूरी था क्योंकि बातें इससे रिलेटेड थी, एक दूसरे से कंपेयर करना था। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बट वो जो कंटेंस मॉइस्चर, सबसे पहले तो ये लिख देना कंटेंस मॉइस्चर। लेकिन जो इसके अंदर मॉइस्चर है यानी कि वाटर है, कोई भी मटेरियल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है तो वो दो टाइप से हो सकता है, या तो बाउंड वाटर हो सकता है या तो अनबाउंड वाटर। समझो बाउंड वाटर क्या होता है, अनबाउंड वाटर क्या होता है। इसके अंदर कौन सा वाटर होता है, अनबाउंड वाटर, सॉरी बाउंड वाटर। इसके अंदर होता है बाउंड वाटर। अभी इसके अंदर जो वाटर है बाउंड है, मतलब बाउंड मतलब क्या हुआ, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट है, मतलब वो इससे कंपाउंड से बाहर नहीं आने वाले हैं, वो उसके इंटीग्रिटी है, वो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। अनबाउंड वाटर रहता तो इसके अंदर थोड़ा भी कुछ भी हम लोग प्रोडक्ट डालते तो हाँ वो वाटर बाहर आ जाता, लेकिन बाउंड वाटर बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर बाउंड है केमिकली। वो कब बाहर आएगा, जब इसको आप लोग हीट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे, तभी वो बाहर आएगा। लेकिन हम इतने डिग्री सेल्सियस पे हीट नहीं करते, नहीं तो हमारा API ही ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं उसे वो मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के साथ या फिर मॉइस्चर सेंसिटिव API के साथ फॉर्मुलेट नहीं करना चाहिए। मॉइस्चर सेंसिटिव API मतलब ऐसी API जिनमें अगर मॉइस्चर का कांटेक्ट आता है तो वो ख़राब हो जाते हैं। मैंने अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए कि मैंने बोला कि इसके अंदर बाउंड वाटर होता है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ही बाहर आएगा, तो यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन ऐसा है कि हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सिपिएंट्स हैं, तो हम रिस्क क्यों लेंगे। फॉर एग्जांपल समझो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था बीटा एनहाइड्रस लैक्टोज, इसके अंदर देखो कितना कम मॉइस्चर है और इसके अंदर बाउंड वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। भले से वो बाउंड है, भले से वो 80 डिग्री सेल्सियस पर रिलीज़ होगा, बट हमें रिस्क नहीं लेना, हम पहले से ये यूज़ करेंगे। इसमें तो मेलार्ड रिएक्शन भी नहीं शो हो रहा था। अभी समझो एक और बात मैं बोलना चाहूँगा जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगेगा आप लोगों को लगेगा कि ये तो मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, बट कंफ्यूज नहीं होना, यही आपको समझना है। समझो कि ये एनहाइड्रस फॉर्म में है। अब एनहाइड्रस फॉर्म में है तो मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर आपने इसके अंदर पहले से वाटर नहीं है लेकिन इसके अंदर कैपेबिलिटी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, तो एक बार आपने इसके थ्रू फॉर्मुलेट कर दिया तो उसके बाद आपको पैकेजिंग जो है वो कम्प्लीटली एयर टाइट रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमेशा अपने आप में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहेगा। 30 से 50% इसकी मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, मतलब आप 1 घंटे भी इसको मॉइस्चर में रखोगे बाहर
तो ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर हमारा मॉइस्चर सेंसिटिव एपीआई है तो वो डिग्रेड हो जाएगा। तो एक रेशियो समझ लो कि इससे हमें समझ क्या आता है कि अगर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग को लिए अगर डाइल्यूएंट हमें सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको लेना होगा एनहाइड, सबसे पहले आपको लेना होगा बाउंड, फिर मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूँ, एक तो बाउंड वाटर वाला, फिर दूसरा हमारा आ जाता है बाउंड वाटर वाला ले सकते हो, या फिर दूसरा आपका आ जाता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस लैक्टोज, फिर तीसरा आपका अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो अनबाउंड। ये मैंने क्या बताया, ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, मतलब अगर आपके पास कोई भी ड्रग है और आपको पता ही नहीं है कि वो मॉइस्चर सेंसिटिव है कि नहीं है, तो आपको लेकिन अगर उसके अंदर डाइल्यूएंट डालना है तो इन तीनों में से अगर आपको सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप बाउंड वाटर वाला यूज़ करोगे, क्योंकि इसके अंदर फिर लॉन्ग टाइम की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लेकिन हीट नहीं करना है 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, क्योंकि हीट करेंगे तो क्या होगा, उसके इंटरस्टिशियल में जो भी कैविटी में जो भी वाटर प्रेजेंट है वो बाहर आ जाएगा। फिर यूज़ करेंगे, अगर ये नहीं यूज़ कर सकते तो यूज़ करेंगे एनहाइड्रस लैक्टोज। एनहाइड्रस में क्या है, वाटर तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, मेलार्ड रिएक्शन भी ये वाला नहीं देता है एनहाइड्रस लैक्टोज, बट प्रॉब्लम उसमें क्या होगी कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि ये एनहाइड्रस है। फिर आप यूज़ करेंगे अनबाउंड वाटर, इसमें पहले से ही वाटर प्रेजेंट होंगे। तो ये कुछ बातें हो गई हमारे डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। डाइबेसिक जो कैल्शियम सॉल्ट होते हैं उसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डीसीपी, दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो मेनली होता है हमारा अनबाउंड फॉर्म में, कंटेन्स मॉइस्चर मतलब H2O, लेकिन जो भी जो भी हमारा मॉइस्चर होता है अनबाउंड नहीं बाउंड फॉर्म में होता है। सॉरी मैंने अनबाउंड बोल दिया, वो बाउंड होगा, बाउंड फॉर्म में होता है। और बाउंड फॉर्म में वाटर है मतलब जब उसको 80 डिग्री सेल्सियस से हीट करेंगे तो ही उसका बाउंड वाटर बाहर आएगा। अभी हमने फिर बात की मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, फिर हमने कंपेयर किया है जो कैल्शियम सल्फेट है और जो एनहाइड्रस लैक्टोज है उसमें से ज़्यादा किसको यूज़ करना चाहिए। तो हमने फिर कंक्लूजन पे पहुँचे कि भले से इसमें वाटर ज़्यादा है, लेकिन वो जो वाटर इसमें ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, वो हमारा है बाउंड वाटर, ना कि अनबाउंड वाटर। वो इतना कुछ हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं देने वाला, क्योंकि वो इसकी इंटीग्रिटी हो, उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है वो वाटर, वो बाहर नहीं आने वाला है। कब बाहर नहीं आएगा, जब तक 80 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर ना मिले। फिर हमने एक प्रायोरिटी ऑर्डर देखा कि हाँ जो बाउंड वाटर है, जो बाउंड वाटर कंटेनिंग जो हमारा डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट है, जैसे कि यही है ना बाउंड वाटर वाला, तो ये यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर एनहाइड्रस लैक्टोज यूज़ करो, क्योंकि इसके अंदर वाटर नहीं है लेकिन वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, क्योंकि एनहाइड्रस। उसके बाद अनबाउंड वाटर। ओके, तो ये दोनों हमारे हो गए। उसके बाद थर्ड जो है हमारा, वो आता है हमारा स्टार्च। स्टार्च की बातें करते हैं हम। स्टार्च सबसे पहले तो हम सब ने जानते हैं कि स्टार्च क्या होता है। स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जैसा कि लैक्टोज है। बट स्टार्च में कैसा है कि दो टाइप के स्टार्च हम लोग पढ़ेंगे, एक तो डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च और दूसरा है हाइड्रोलाइज स्टार्च। जो हमारी बुक है लैकमेन, उसमें ये दो टाइप के ही स्टार्च बताए गए हैं। स्टार्च के बारे में ऐसा भी लिखा है कि जो स्टार्च होता है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत पुअर होती है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, एंड और भी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं उसके अंदर। सबसे पहले तो देखते हैं, ये मैंने लिख दिया थर्ड, और ये स्टार्च। सबसे पहले तो ये याद रख लो कि स्टार्च जो होता है उसके अंदर मॉइस्चर होता है 15 से 16% मॉइस्चर होता है, इसीलिए इसकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत पुअर होती हैं। 15 से 16% मॉइस्चर, अभी इतना ज़्यादा मॉइस्चर है तो फ्लो प्रॉपर्टी भी पुअर फ्लो। अब समझो, स्टार्च जो है हमारा वो कैसा होता है, पुअरली लो कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, लो कंप्रेसिबल। मॉइस्चर इतना है इसीलिए पुअर फ्लो भी है, इसलिए लो कंप्रेसिबल। बट इसके जो दो टाइप्स आते हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं, जैसे कि बात करते हैं। सबसे पहला आएगा
हमारा है जिसे बोलते हैं डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, दूसरा है हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च। डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, फिर हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च। जो डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ऐसा स्टार्च है जिसको डायरेक्टली कंप्रेसिबल बनाया गया है। समझो, ये जो नॉर्मल स्टार्च, नेचुरल स्टार्च है, वो तो डायरेक्टली कंप्रेसिबल नहीं है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो है। लेकिन जो हमारा डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च है वो अलग टाइप का स्टार्च है, जिसका मार्केटिंग फॉर्म, जो मार्केटेड नेम है उसका नाम है स्टारेक्स 1500। और जो हमारा हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च है उसका नाम है, दो टाइप के इसके नाम है, एमडेक्स एंड सेल्यूटेब। देखो, ये जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन के नाम बता रहा हूँ, ये इसके ब्रांड नेम्स हैं, ये याद रखने जरूरी है क्योंकि मोस्टली हमारे जीपेट वगैरह के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। और ये जो हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च है, ये दो टाइप, मतलब दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है डेक्सट्रोज, दूसरा होता है माल्टोज। डेक्सट्रोज होता है 90% और माल्टोज होता है हमारा 5%। ओके, ये हमारी स्टार्च का हो गया। स्टार्च के बारे में आपको इतनी ही बातें याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आएगा इसमें से ही आएगा। 15-16% होता है मॉइस्चर, इसलिए इतना ज़्यादा मॉइस्चर है तो फ्लो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक पुअर हो गई। कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है। दो टाइप होते हैं, एक डायरेक्टली कंप्रेसिबल और एक हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च। हाइड्रोलाइज है तो दो कंपोनेंट इसके अंदर होंगे, डेक्सट्रोज, माल्टोज। 90% 5%, इसके मार्केटेड प्रिपरेशन याद रख लेना। उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है जिसको बोलते हैं हम, ओके, तो जो हमारा फोर्थ टाइप का डाइल्यूएंट है उसे बोलते हैं डेक्सट्रोज। इसका जो मार्केटेड प्रिपरेशन है उसका नाम है सेरेलोज। इसमें दो टाइप्स के आते हैं, सबसे पहला है एनहाइड्रस, दूसरा है हाइड्रेट। इसमें जो डेक्सट्रोज है वो कब यूज़ करेंगे, जबकि जब हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहे उसकी जो मॉइस्चर रिक्वायरमेंट रहे वो कम रहे। मतलब कि जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो जब मॉइस्चर सेंसिटिव रहे, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो उसमें हमारा ये भी है डेक्सट्रोज, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा मैनिटॉल। ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? च्यूएबल विटामिन टैबलेट्स में। सबसे पहले देखते हैं, मैनिटोल का एक ऑप्टिकल आइसोमर भी होता है जिसे बोलते हैं सॉर्बिटॉल। इसके अंदर बहुत ही बुरी फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए जो लुब्रिकेंट है बहुत ही हाई एक्सेस अमाउंट में हमें यूज़ करना पड़ता है ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। ये दो उसके डिसएडवांटेज हो गए। सबसे पहले तो बैड फ्लो प्रॉपर्टीज़, इसलिए लुब्रिकेंट हाई अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा फ्लो प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करने के लिए। दूसरा है हमारा कि वेरी एक्सपेंसिव। एडवांटेज क्या है कि ये निगेटिव हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन शो करता है। ये क्या होता है निगेटिव हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन? मतलब जब हम इसे अपने माउथ में रखेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब, जो भी हीट हो मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण जो हमारा माउथ में है एक कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड हो करेगा। इसीलिए इसे हम यूज़ कहाँ करेंगे? च्यूएबल टैबलेट्स में। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सो प्रोवाइड्स कूलिंग एंड सूदिंग सेंसेशन, इसीलिए च्यूएबल विटामिन टैबलेट्स में इसका यूज़ किया जाता है। सॉर्बिटोल का यूज़ समझ लो, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए सॉर्बिटोल को है इसको इसके साथ मिक्स करके देते हैं, दोनों को मिक्स करके लिया जाता है। और सॉर्बिटोल की एक और प्रॉपर्टी है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में मिक्स नहीं कर सकते। जो निगेटिव हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ मैनिटोल ही स्पेशली शो करता है, सॉर्बिटोल नहीं करता, लेकिन इसको कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए सॉर्बिटोल को इसमें मिक्स किया जाता है। 6 है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज के 3 अदर नेम्स हैं मार्केटेड प्रिपरेशंस, शुगर टैबलेट, शुगर टैब, डाइपैक एंड ड्यूटेब। इसके एडवांटेज है कि ये भी च्यूएबल टैबलेट में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सुक्रोज हमारा एक टाइप का शुगर जैसा है, तो ये मतलब एक माउथ में स्वीटनिंग इफेक्ट देगा, ऐसे स्वीटनर भी काम करेगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट है वो नहीं ले सकते क्योंकि इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है। सेकेंड, मॉइस्चर पिकअप करता है। ओके, तो और लास्ट हमारा जो है वो है MCC, जिसको बोलते हैं
बहुत ही वाइडली यूज़ किए जाने वाला हमारा है MCC, जिसको बोलते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज ये हमारा डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट है, मतलब जब भी डायरेक्ट कंप्रेशन करना हो तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था स्टार्च में भी हमारा डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च आ रहा था, उसके बाद लैक्टोज में भी हमारा जो तीसरा लैक्टोज था वो डायरेक्टली कंप्रेसिबल था। MCC का जो मार्केटेड प्रिपरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं एविसेल। इसमें दो टाइप से के एविसेल आते हैं। एविसेल में भी दो टाइप होते हैं, एक PH101 और एक होता है PH102। ये 101 होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, ओके, याद रख लेना। और जो 102 होता है ये ग्रैन्यूल फॉर्म में होता है। MCC डायरेक्ट माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज डायरेक्टली कंप्रेसिबल होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, जिसका मार्केटेड प्रिपरेशन नेम है एविसेल, बहुत ही फेमस है। दो टाइप होते हैं एविसेल में भी, PH101 जो कि पाउडर फॉर्म में MCC रहेगा, PH102 जो कि ग्रैन्यूल फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे हमारा डाइल्यूएंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि बाइंडर क्या होता है।